ओम्स क्लासेस, आपके करियर का सच्चा पथ प्रदर्शक, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी एम्स 11th एंड 12th। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने जो देखा हुआ था। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि चार्जेस क्या होते हैं, है ना। हम लोगों ने देखा था कि चार्जेस जो हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज। आज उसी बात को हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे और उसमें हम लोग यहाँ पे नोट डाउन भी करेंगे कि आज का लेक्चर जो है वो हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आज जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो पहले हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा हम लोग कुछ मीनिंग देखेंगे कि आपका ग्राउंडिंग क्या कहलाता है, ग्राउंडिंग और अर्थिंग। हमारा जो 12th क्लास का जो फिजिक्स है उसमें ग्राउंडिंग और अर्थिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी कंफ्यूज भी करता है। आगे हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक हो या फिर हमारा कैपेसिटर का टॉपिक हो, उन सब में जब ग्राउंडिंग और अर्थिंग आता है तो वहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए हम लोग यहीं पे ग्राउंडिंग और अर्थिंग के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हमारा स्टार्ट होगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हम लोग स्केलर फॉर्म में देखेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसके वेक्टर फॉर्म को देखेंगे कि कूलम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, है ना। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और वो लिखने के बाद फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे, कुछ उस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। ऐसे हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर आगे की तरफ मूव करेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कहने का मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हमारा कैसे चार्ज हो सकता है। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हम लोग जनरली देखते हैं और बचपन से करते आए हैं कि एक कॉम्ब को लिया और अपने जो बाल है उस बाल में ऐसे कंघी किया और उसके बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को यदि हम कॉम्ब के पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो हमारा कॉम्ब है वो हमारा चार्ज हो गया है। आखिर हमने कॉम्ब के साथ किया क्या। कॉम्ब और हेयर में और रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव मोशन हुआ। रिलेटिव मोशन से क्या होता है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स। हम लोग पहला लिखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। उसमें हमारा जो पहला मेथड होगा वो होगा बाय फ्रिक्शन। पहला जो हमारा मेथड होता है किसी बॉडी को चार्ज करने का वो होता है फ्रिक्शन। कहने का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट को आपस में ऐसे रब करो, उन दोनों के बीच में किसका ट्रांसफर होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। एक आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, वो बॉडी हमारा कैसा हो जाएगा, वो बॉडी हमारा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो कैसा चार्ज हो जाएगा हमारा। इलेक्ट्रॉन यदि लूज किया तो उसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक्सेस प्रोटॉन्स हो गया, बॉडी हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम डायरेक्ट एक लाइन में बोल सकते हैं कि यदि दो बॉडी हमारे और दो ऑब्जेक्ट यदि आपस में इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और दोनों एक दूसरे को रब कर रहे हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से वो दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो चार्ज हो जाएंगे। क्लियर। ये पहला मेथड है। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो दो ऑब्जेक्ट को आप रब कर रहे हैं उसमें एक को इंसुलेटर होना जरूरी है। उसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इंसुलेटर होना चाहिए। ये हमारा पहला मेथड है बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम देख लेते हैं। मान लिया कि ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है और दोनों अभी क्या है, दोनों अभी न्यूट्रल है। आफ्टर और अभी किसी एक को मान लिया कि ये जो है ये बॉडी आपका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इसको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बॉडी हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। दिस इज गोइंग टू बी बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। और बॉडी बी कैसा चार्ज हो जाएगा हमारा, नेगेटिवली चार्ज।
So this is what is the method. So by friction or by rubbing, है ना. जो दूसरा मेथड है हमारा, so दूसरा मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे by conduction. By conduction, और इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं हम लोग flow of electrons. So by conduction, flow of electrons. So conduction का मतलब क्या हुआ? जहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सके. So suppose हमारे पास एक बॉडी है जो ऑलरेडी चार्ज्ड है. So let's say this body is charged. और इस बॉडी को हमको चार्ज करना है. इस बॉडी को हमको चार्ज करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्विच को यहाँ पे हमने ऑन किया. सो यहाँ से हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है इज गोइंग टू ट्रैवल टुवर्ड्स दिस, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा. सो ये भी पॉजिटिवली चार्ज और ये भी पॉजिटिवली चार्ज. सो इस तरीके से ये दोनों बॉडी जो है वो चार्ज हो जाएंगे. तो काफ़ी कॉमन और काफ़ी सिंपल मेथड है कि यदि एक बॉडी हमारा चार्ज है और दूसरे बॉडी को चार्ज करना है तो इस बॉडी को इसके साथ सिंपली कनेक्ट कर दो. तो यहाँ से जो चार्ज है वो दूसरे बॉडी पे फ्लो कर जाएगा. तो ये भी हमारा बॉडी चार्ज हो गया और ये भी बॉडी हमारा चार्ज हो गया. सो लेट्स अज्यूम दैट दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी एंड दिस इज स्विच. So this is body A and this is body B. यहाँ पे एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. यदि ये ऑब्जेक्ट बॉडी A और बॉडी B दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो, यदि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों आइडेंटिकल हो और इस पे कुछ भी चार्ज रखा हो और इन दोनों को फिर यदि हम कनेक्ट करते हैं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, आपस में चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. मतलब दोनों पे फाइनल स्टेट में जो है वो दोनों पे चार्ज क्या होगा, दोनों पे चार्ज सेम होगा. फॉर एग्जांपल यदि हम देखें, सो एक स्फीयर है जिस पे चार्ज हम मान लेते हैं प्लस क्यू है ना, और दूसरा हमारा जो स्फीयर है इस पे कोई चार्ज नहीं है. सो द चार्ज इज गोइंग टू बी 0. लेकिन दोनों आइडेंटिकल है, मतलब शेप साइज वगैरह सब कुछ दोनों का सेम है, मटेरियल वगैरह सब कुछ सेम है. अब हमने इस ऑब्जेक्ट को इससे कनेक्ट किया. सो चार्ज इज गोइंग टू फ्लो. अब ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि इन दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम चार्ज ना हो जाए. सो फाइनल स्टेट में यदि हम देखें, सो ये चार्ज को क्या करेंगे, आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे. सो इस पे चार्ज हो जाएगा प्लस क्यू बाई 2 और इस पे चार्ज हो जाएगा प्लस क्यू बाई 2. सो कहने का मतलब ये है कि यदि दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो, यदि दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो और एक चार्ज हो और एक अनचार्ज हो, सो ऐसे केस में यदि इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं सो ये चार्ज जो है वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. इसी को थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट में एक थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन करते हैं, एक प्रॉब्लम लेके डिस्कस करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट. इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा यूज करते हैं. सो सपोज हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से दिस इज द चार्ज इज गोइंग टू बी प्लस क्यू, और जो दूसरा चार्ज दूसरा बॉडी है, सो बोथ आर आइडेंटिकल. सो लेट्स से दिस इज माइनस क्यू बाई 3. अब मैं क्या कर रहा हूँ, सो इन दोनों को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ. सो दिस इज द स्विच, लेट्स से दिस इज स्विच. सो इस बॉडी पे लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए बी आर आइडेंटिकल. सो ए बी जो है वो दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल है, और ए पे हमारा पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है और बी पे हमारा क्या है, माइनस क्यू बाई 3 चार्ज है. यदि मैं इस स्विच को ऑन करूं तो मैं पूछूंगा कि आप बतलाइए कि अब ए पे और बी पे कितना कितना चार्ज होगा. ए पे और बी पे कितना कितना चार्ज होगा फाइनल स्टेट में जब मैंने इस स्विच को ऑन किया. बाय स्विचिंग ऑन, व्हाट इज द चार्ज ऑन द बॉडी ए एंड द बॉडी बी. सो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो इसमें दो कॉन्सेप्ट लगाएंगे. पहला लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सो हम लोग देखते हैं इनिशियल चार्ज या टोटल इनिशियल चार्ज.
इज इक्वल टू, सो बॉडी ए पे कितना है, टोटल इनिशियल चार्ज ऑफ सिस्टम ए एंड बी इज इक्वल टू, सो इस पे चार्ज है हमारा प्लस क्यू और इस पे चार्ज है हमारा माइनस क्यू बाई 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2q बाई 3। सो कहने का मतलब है कि इन दोनों सिस्टम को यदि हम मिला दें तो हमारे पास जो टोटल चार्ज अवेलेबल होगा वो हमारे पास कितना चार्ज अवेलेबल होगा, 2q बाई 3। और इस वाले कॉन्सेप्ट को देखें तो यदि बॉडी हमारा आइडेंटिकल हो तो जितना भी चार्ज सिस्टम के पास रहेगा उसको क्या करेंगे, वो इक्वली डिवाइड कर लेंगे। सो 2q बाई 3 टोटल चार्ज हमारे पास है, so ये दोनों इस चार्ज को इक्वली डिवाइड कर लेंगे, मीन्स चूंकि 2 है तो इसको क्या कर लेंगे, हाफ हाफ कर लेंगे। सो द चार्ज ऑन दिस इज प्लस q बाई 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी प्लस q बाई 3। So this is what is the method by which we can calculate the final charge on any body. So ये है हमारा method by conduction. इसके बाद हम लोग अगला डिस्कस करेंगे तीसरा जो हमारा मेथड होगा चार्जिंग का, उसको देखेंगे। So थर्ड मेथड, तो लिखेंगे बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, अब ये इंडक्शन क्या होता है, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि आखिर ये इंडक्शन होता क्या है, इंडक्शन का मतलब क्या होगा। सो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इस इंडक्शन के मेथड को यूज करके हम लोग किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, है ना। सो कोई एक बॉडी है हमारे पास ए जो कि ऑलरेडी चार्ज है, हमने मान लिया कि ये बॉडी हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। दूसरा बॉडी हमने ले लिया बी जो कि हमारा न्यूट्रल है ना। सो हमारे पास एक प्रॉपर्टी था, चार्ज का प्रॉपर्टी क्या था, सो चार्ज का एक प्रॉपर्टी ये था कि लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है सो ये किसको ढूंढेगा, ये अपने अपोजिट चार्ज वाले को ढूंढेगा। और ये चूंकि हमारा बॉडी जो है वो न्यूट्रल है, ये बॉडी हमारा क्या है, न्यूट्रल है। सो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसको अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा। सो थोड़ा सा जो इस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा बायस हो जाएंगे ए की तरफ। सो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आपका शो करेगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन को क्या करेंगे, पुश करेंगे जितना दूर तक जा सकते हैं। सो इसका ये वाला जो पोर्शन है ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सो इस पे थोड़ा चार्ज का जो है वो सेपरेशन यहाँ पे हो जाता है। सो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा इस वाले सरफेस पे, पॉजिटिव चार्ज के क्लोज में, और पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू रिपल्सन ये आउटर वाले सरफेस पे चला जाएगा, है ना। सो ये पार्शियल चार्जिंग इस बॉडी का होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, दिस बॉडी इज नॉट चार्ज्ड, स्टिल दिस बॉडी इज न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ से हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकाला नहीं है, ना ही इसमें से हमने किसी इलेक्ट्रॉन को निकाला है, ना ही इसमें किसी इलेक्ट्रॉन को हमने प्रोवाइड किया है। केवल इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो केवल सेपरेट हो गए हैं। सो दिस बॉडी इज स्टिल न्यूट्रल, इस बात को ऐसा ध्यान में रखिएगा। सो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास में लेके जाते हैं, सो वहां पे जो चार्ज है वो थोड़े सेपरेट हो जाते हैं, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड इंडक्शन। सो इंडक्शन का मतलब क्या हो गया, व्हेन एनी चार्ज बॉडी इज गोइंग टू ब्रॉट नियर टू एनी कंडक्टर, सो दैट कंडक्टर्स और in conductor the charge is going to be separated, so partially separated, and this method is known as induction. So ये है हमारा इंडक्शन का मेथड, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। अब इस मेथड को यूज करके हम लोग जो है किसी बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे। सो बिफोर दैट यहाँ पे मैं एक आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इसमें दो मेथड यूज करेंगे, इसमें बाय इंडक्शन में हम लोग दो मेथड यूज करेंगे, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2, जिसमें देखेंगे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं। उसके पहले एक बात हम लोगों को अच्छे से समझनी होगी कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ क्या है, अर्थ इज अ रिजर्वायर ऑफ चार्ज। अर्थ क्या है हमारा, एक रिजर्वायर है चार्ज का।
कहने का मतलब क्या है कि अर्थ के पास चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो आपका निगेटिव, वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में इसके पास चार्जेस हैं, और उसमें आप कुछ चार्ज यदि आप दे भी देते हो तो अर्थ के चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और हमारा जो अर्थ है वो न्यूट्रल ही रहेगा, वो चार्ज नहीं होगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को, जो पहला मेथड है, पहले मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे, है ना। इस ऑब्जेक्ट को हमने ग्राउंड कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे ग्राउंड कर लिया, तो यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इंफॉर्मेशन अर्थ को मिला। ये जैसे हमने कनेक्ट किया तो ये इंफॉर्मेशन हमने किसको दिया, अर्थ को, कि यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे चार्ज का डिफिशियंसी है, यहाँ पे चार्ज और रिक्वायर्ड है, मतलब चार्ज मीन्स द नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे डिफिशियंसी है। सो ये ग्राउंड क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना शुरू करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक ये पूरा जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल ना हो जाए। सो अभी आप लोग देख रहे हो इस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। सो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को और इसको हमने ग्राउंड किया तो इलेक्ट्रॉन्स गया, और ये वाला सेक्शन जो है वो, ये वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी बंद हो जाएगा, है ना। अब इस कंडीशन में यदि मैं इसको हटा दूं, यहाँ से इसको यदि मैं हटा दूं, तो ये नेगेटिव चार्ज पूरे बॉडी पे स्प्रेड हो जाएगा। फिर से इंफॉर्मेशन मिलेगा ग्राउंड को कि भैया ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फिर से अपने अंदर ले लेगा, और ये बॉडी फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। सो इस चीज को, इस बॉडी को चार्ज करने के लिए इसको हटाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस कनेक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करने से क्या होगा, यदि मैंने इसको हटा लिया, इस ऑब्जेक्ट को, इस चार्ज बॉडी को हमने हटा लिया, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पूरे सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, और ये इंफॉर्मेशन जो है वो ग्राउंड तक पहुंचेगा ही नहीं। जैसे ही हमने ये इंफॉर्मेशन यहाँ से ब्रेक किया तो ये इंफॉर्मेशन ग्राउंड तक पहुंचेगा नहीं, और इस पे जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्राउंड में ट्रांसफर नहीं होंगे, और इस तरीके से ये जो बॉडी है हमारा वो कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो ये हमारा पहला मेथड था कि आप एक बॉडी को लाइए, किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लाइए, इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होंगे, किसी एक एंड को आप यहाँ से ग्राउंड कर दीजिए, ये वाला पोर्शन आपका न्यूट्रल हो जाएगा, और जैसे ही न्यूट्रल होता है इस अर्थिंग को आप रिमूव कर दीजिए, और उसके बाद इस चार्ज बॉडी को हटा लीजिए। ये जो बॉडी है वो आपका बॉडी चार्ज हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, जो दूसरा मेथड है, इस दूसरे मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इस दूसरे मेथड में मैं फिर से डायग्राम को बना देता हूँ। सो दूसरे मेथड में क्या करेंगे, हम एक कंडक्टर ले लेंगे, इस बॉडी को चार्ज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ से कनेक्ट करने से क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब चूंकि ये कंडक्टर है, सो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, इस कंडक्टर के थ्रू होके यहाँ पे चले आएंगे, और ये वाला पोर्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज जितना दूर जा सकता है सभी यहाँ पे आ सकता है, से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फाइनली क्या करेंगे, हम लोग इस कनेक्शन को रिमूव कर देंगे। इस कनेक्शन को रिमूव करके इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से हटा लेंगे। सो ये बॉडी हमारा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये बॉडी हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सो ये हुआ बाय इंडक्शन। सो ये जो मेथड है हमारा तीसरा, कि बाय इंडक्शन वी कैन मेक अ बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज। अगला हम लोग जो है वो मेथड यूज करते हैं। सो मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 4, चौथा हम लोग यूज करेंगे थर्मियोनिक एमिशन। ये थर्मियोनिक एमिशन क्या है, हम लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ था थर्मोफिजिक्स, है ना, और थर्मल फिजिक्स। सो थर्मियोनिक एमिशन का कहने का मतलब ये है, यदि हम किसी बॉडी को
गर्म करते चले जाएं, किसी बॉडी को हम गर्म करते चले जाएं, सो बॉडी हीट होता चला जाएगा और एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने लगेगा, है ना। सो कोई बॉडी है, लेट्स से एनी बॉडी ए, और इसको हमने क्या कर दिया, सो यहाँ से हमने इसको हीट सप्लाई किया और ये बॉडी हमारा जो है वो गर्म होने के बाद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो गया, इस बॉडी को हम लोग कूल कर लेंगे। सो कूल होने के बाद क्या होगा, कुछ तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। सो ये जो बॉडी ए है ये हमारा कैसा हो जाएगा, एक चार्ज बॉडी हो जाएगा, है ना। सो ये हमारा चौथा मेथड है, दिस इज थर्मियोनिक एमिशन। क्लियर। पांचवा मेथड भी हम लोग देख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पांचवा मेथड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे जो हैं इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। ये बुक 2 में आप लोगों को पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग मेथड का यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि कितने मेथड से हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये हमारा केवल सीक्वेंस में है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में, इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे हम लोग अपने सेकेंड बुक में। सो मैं यहाँ पे केवल प्रोसेस बतला रहा हूँ कि आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इससे भी हम लोग का बॉडी जो है वो आपका बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। सो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक हमारे पास कोई मेटल ए होता है, सपोज कोई मेटल ए है। अब इस मेटल ए पे हमारा सनलाइट यहाँ से आता है और जिसके पास एनर्जी होता है h न्यू, और इस सनलाइट के आने से ये बॉडी को एक्सेस एनर्जी मिला, और ये एक्सेस एनर्जी यदि सफिशिएंट होगा इस मेटल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए, सो इस बॉडी से क्या हो जाएगा, हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाएगा, है ना। सो सेम इसी टाइप का मेथड यहाँ पे भी है। सो यहाँ पे सनलाइट जो है, सनलाइट किसी मेटल पे पड़ता है और इसके पड़ने से जो ये एनर्जी है, तो इस सनलाइट के पास कितना एनर्जी होता है, h न्यू। न्यू क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। सो इतना एनर्जी जो है वो एनर्जी इस पे गिरा, और वो एनर्जी, यदि ये एनर्जी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए सफिशिएंट है उसको निकलने के लिए, सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाते हैं। और इस मेथड से भी जो हमारा बॉडी है वो हमारा बॉडी चार्ज हो जाता है। एक और हमारे पास लास्ट मेथड है, लास्ट मेथड को भी देख लेते हैं। इसको हम लोग देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, है ना। सो ये भी आपके बुक 2 में पढ़ना है। सो छठा मेथड है आपका फील्ड एमिशन। अभी बातें हो सकती है कि आपको ज़्यादा क्लियर ना हो, लेकिन जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे मूव करेगा ये बातें और क्लियर होती चली जाएंगी और फील्ड एमिशन और ज़्यादा क्लियर होगा। सो आगे के इस डिस्कशन में आगे हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बट अभी मैं यूज़ करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो आपको यहाँ पे एलोबरेट करना चाहूँगा कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और चार्ज के साथ इसका क्या रिलेशन है। यदि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और इसमें यदि मैं कोई चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ, तो उस चार्ज पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाता है। बस इतना सा एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, आपको इतना दिमाग में रखना है कि यदि कोई एक्सटर्नल या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हमने किसी चार्ज को वहाँ पे रख दिया, सो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। अब वो फोर्स कैसा होगा और क्या होगा, सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नोट में आप इधर में आप लिख सकते हो फॉर द बैकग्राउंड कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हमने एक प्लस क्यू चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया, यदि हमने इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया है, सो इस पॉजिटिव चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही एक फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू Q टाइम्स E, है ना। और ऐसा ही यदि हम केस ले लें यहाँ पे माइनस Q नेगेटिव चार्ज,
सो नेगेटिव चार्ज पे हमारा जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो इस डायरेक्शन में हमारा जो है वो फोर्स लगेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी F इज इक्वल टू Q टाइम्स E। सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का छोटा सा जो है डिस्क्रिप्शन। आगे इसको काफ़ी डिटेल में देखेंगे तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं केवल फील्ड एमिशन यहाँ पे समझाने की बात कर रहा हूँ। सो फील्ड एमिशन को कैसे हम लोग समझेंगे? सो इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक कोई भी मेटल है सपोज, सो दिस इज E। सो कोई भी मेटल है तो इसमें आपके एटम्स होंगे, एटम्स है तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। सो ये आपका बाउंडेड है, सो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स है। यदि इस मेटल को हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया, सो इसके जो प्रोटॉन्स होंगे इस मटेरियल के, इस प्रोटॉन पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और इसमें जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और उसके बाद अब मैं क्या करूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को मैं बढ़ाता चला जाऊं, इसके मैग्नीट्यूड को। मतलब सपोज यहाँ पे मेरा एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू E टाइम्स E। अकॉर्डिंग टू दिस, यदि चार्ज हमारा नेगेटिव चार्ज हो सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगता है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रॉन की बात करें सो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और इस फोर्स का वैल्यू होगा E टाइम्स E, Q टाइम्स E। सो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है हमारा E है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अब क्या करें हम लोग, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को बढ़ाना शुरू करते हैं। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को यदि हम बढ़ाना शुरू करें सो कहने का मतलब है कि यदि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते चले जाएंगे सो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स, इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है वो फोर्स का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। अब इस फोर्स के वैल्यू को बढ़ने से क्या होगा, इस फोर्स के वैल्यू को बढ़ने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है अपने एटम के साथ, और यदि ये फोर्स इसके बाउंडिंग फोर्स है, इसका जो बाउंडिंग फोर्स है जो जिससे ये बंधा हुआ है इलेक्ट्रॉन इस एटम के थ्रू, उससे यदि ये फोर्स ज़्यादा हो जाए तो ये फोर्स क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, इस मटेरियल को छोड़ के निकल जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फील्ड एमिशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फील्ड एमिशन। कहने का मतलब फील्ड मतलब किसका फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, और एमिशन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का एमिशन, फील्ड एमिशन। सो फील्ड का वैल्यू यदि हम लोग काफ़ी हाई कर लें सो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल है। सो दिस इज व्हाट इज द लास्ट मेथड टू चार्ज अ गिवन बॉडी। सो यहाँ तक हमारा जो था टोटल हम लोगों ने 6 तरीका देखा। पहला कौन सा तरीका, थोड़ा सा हम लोग इसको रिवीजन भी कर लेते हैं। सो पहला कौन सा मेथड था हमारा, पहला हम लोगों ने देखा था कि बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन। मेथड ऑफ चार्जिंग में हमारा पहला मेथड जो था वो क्या था, बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, बाय कंडक्शन, मतलब एक बॉडी को दूसरे कंडक्टर के साथ उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं सो चार्ज आसानी से उसमें ट्रांसफर हो जाता है। तीसरा मेथड कौन सा था हमारा, तीसरा था बाय इंडक्शन, है ना। सो इंडक्शन में हम लोग, हाँ यहाँ पे एक बात और मैं बोलना भूल गया। सो इंडक्शन और कंडक्शन में क्या डिफरेंस है, कंडक्शन में ये दो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, इन दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, तभी हमारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। और इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होता, दे आर केप्ट सेपरेटेड, है ना, इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन हम नहीं करते हैं। सो तीसरा जो मेथड था हमारा बाय इंडक्शन। सो इंडक्शन में हम लोग क्या करते थे, वहां भी हम लोग ने 2 मेथड देखा कि उसमें एक हम लोग जो है वो वायर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, सो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की वजह से हमारा बॉडी चार्ज हो जाता है। और उसमें हमने दूसरा मेथड क्या देखा था, एक दूसरा और बॉडी ले लेते हैं और उसको हम लोग उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। पहले बॉडी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, पहला बॉडी केवल हमारा चार्ज क्रिएट करने के लिए होगा, है ना। सो जो हमारा दूसरे तो जो बॉडी है उन दोनों को हम लोग आपस में कनेक्ट कर लेते हैं जिससे वहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर होता है। सो इस तरीके से हम लोग बाय इंडक्शन जो है हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। चौथा क्या था हमारा, थर्मियोनिक एमिशन। सो थर्मियोनिक एमिशन से भी हम लोग, अभी यहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ भी है थर्मियोनिक एमिशन। सो थर्मियोनिक में किसी बॉडी को गर्म करने से इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन होता है। पांचवा मेथड क्या था हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है, सो पहले हम लोगों ने एनर्जी कैसे प्रोवाइड किया था भैया, गर्म करके, है ना। सो मेरा हमारा मकसद क्या है, किसी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, जो भी मेथड हो आपका। जैसे यदि हम इसको कंपेयर करें अपने पहले वाले मेथड को बाय फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन का मैं थोड़ा सा इसको और एलोबोरेट करना चाहूंगा। सो फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी पे मैं इसको ऐसे रब कर रहा हूँ। सो रब करने का मतलब क्या, देयर इज रिलेटिव वेलोसिटी। इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, इसका मतलब मैं वर्क डन कर रहा हूँ। यदि मैं वर्क डन कर रहा हूँ तो मेरा एनर्जी कहाँ गया, सो मेरा एनर्जी दूसरे ऑब्जेक्ट में गया। यदि वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के बॉन्डिंग एनर्जी को एक्सीड कर गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली यहाँ पे किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसको आपको क्या करना है, एनर्जी प्रोवाइड करना है। और कब तक एनर्जी प्रोवाइड करना है, जब तक कि वो एनर्जी उसके बॉन्डिंग एनर्जी को एक्सीड ना कर जाए। जैसे ही एक्सीड करेगा इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट को छोड़ देगा और बॉडी हमारा कैसा हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो उसी में हम लोगों ने कार्बियोनिक एमिशन लगाया गर्म करके। तो गर्म मतलब हीट एनर्जी हमने यहाँ पे सप्लाई किया। दूसरा हमने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब इसमें हमने फोटोन को यूज किया। सो फोटोन के पास एनर्जी है, सो फोटोन इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना। सो ये हमारा पांचवा मेथड है। और सबसे जो लास्ट मेथड है हमारा फील्ड एमिशन। सो फील्ड एमिशन में किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रख लेंगे। सो यहाँ पे सेम चीज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा है। सो वर्क डन करने के कारण इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ता चला जा रहा है और एक समय आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ देगा। सो दीज आर द मेथड्स बाय विच द बॉडी गेट्स चार्ज्ड। हम लोगों ने टोटल 6 मेथड यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब आगे हम लोग थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है हमारा ग्राउंडिंग और अर्थिंग का। ये ग्राउंडिंग क्या होता है और अर्थिंग क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखने में काफी छोटा है। यदि अभी आप लोग समझ जाओगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसलिए इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। सो जो हमारा टॉपिक है अगला वो है ग्राउंडिंग और अर्थिंग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राउंडिंग और अर्थिंग। सो इसमें हम लोग करते क्या है, ग्राउंडिंग और अर्थिंग में हम लोग करेंगे क्या, मतलब कहने का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट हमको दिया हुआ है और कोई ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब इस पॉजिटिवली चार्ज को हम लोग एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। तो मैं बात को फिर से रिपीट करूंगा, है ना। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमको ग्राउंड करना है। सो ग्राउंड का एक सिंबल है, सो इसका सिंबल है जो हमने पहले भी यूज कर लिया है। सो सिंबल इसका कैसे यूज करते हैं, सो कुछ इस तरीके, कहीं से भी आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा कुछ सिंबल दिखलाई दे, इसका मतलब है कि वहां पे उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है ना। अब इसको अच्छे से समझते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने एक स्टैंड पे खड़ा कर दिया है सपोज, और ये ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी इंसुलेटर। अब इसको हम लोग ग्राउंड करेंगे। मैं इसको इनफैक्ट दूसरे कलर से मैं इसको यूज कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा होगा। सो यहाँ पे ग्राउंड करने का मतलब क्या हुआ, सो यहाँ पे हमने इसको ग्राउंड कर लिया। सो ग्राउंड का मतलब क्या हुआ, सो यहाँ पे ये हमारा अर्थ है, अर्थ के साथ कनेक्शन। सो अर्थ क्या है हमारा, यहाँ पे एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि अर्थ जो है वो हमारा क्या है, चार्ज का एक रिजर्वायर है ना। सो यहाँ पे चार्ज का कभी कमी होने वाला नहीं है। सो आपको जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा, जो भी बॉडी का रिक्वायरमेंट होगा, उसको ये अर्थ जो है वो पूरा करता है। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को देखें, सो यहाँ पे ये बॉडी हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। सो यहाँ से ये ग्राउंड को क्या बोलेगा, भैया मैं जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हूँ, मुझे न्यूट्रल होना है। सो न्यूट्रल होने के लिए इसको क्या चाहिए, सो चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो ये डिमांड करेगा अर्थ से कि मेरे को कुछ इलेक्ट्रॉन दे दो,
क्योंकि मेरे पास एक्सेस प्रोटॉन्स हैं, सो मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा। सो कोई भी बॉडी यदि आप अर्थ करते हैं सो वो न्यूट्रल होना जो है चाहेगा। सो यहाँ से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर की तरफ मूव करेंगे, है ना। सो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, सो यहाँ पे आप ध्यान दोगे, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम ग्राउंड टू द बॉडी। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से जाएगा, ग्राउंड टू बॉडी। कब, जब पॉजिटिवली चार्ज हो, है ना। और ऐसे केस में क्या होगा, और इस करंट को फॉर द टाइम बिंग थोड़े समय के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, सो चार्ज का फ्लो होता है। और हम लोगों ने 3th क्लास में पढ़ रखा है कि द फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, है ना। सो यहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो बहुत ही छोटे समय और बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पे इस वायर में करंट आपका फ्लो करेगा, और इस करंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का यदि हम डायरेक्शन देखें, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन कुछ नीचे टाइप में होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हम लोग क्या देखते हैं, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ आएगा। सो पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ आएगा। सो दिस इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। ऐसे ही यदि हम दूसरा एग्जांपल लें कि हमारे पास एक दूसरा बॉडी है, एंड लेट्स से दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड, और इसको भी हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे ऐसे लगा दिया। सो दिस इज व्हाट इज द इंसुलेटर, और इसको फिर हमने ग्राउंड किया। इसको हमने ग्राउंड किया। अब क्या होगा, ये जो बॉडी है वो अब ग्राउंड के साथ फिर कम्युनिकेट करेगा। अब ये क्या बोलेगा, मेरे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है जनरली, इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है। सो इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, सो ये ग्राउंड को बोलेगा कि मेरे से जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन मेरे पास है वो मेरे से आप ले लो, तो मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नीचे की तरफ होगा। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ ट्रांसफर होगा। सो यहाँ पे हमारा जो करंट है वो करंट किधर की तरफ होगा। सो दिस इज नोन एज अगेन इलेक्ट्रॉनिक करंट। और यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, सो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो कहाँ से होगा, बॉडी टू ग्राउंड। यहाँ पे जो है हमारा बॉडी जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से होगा, बॉडी से ग्राउंड की तरफ, है ना। सो इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करेगा बॉडी से ग्राउंड की तरफ। सो ये हो गया ग्राउंडिंग और अर्थिंग, है ना। सो अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सो काफ़ी देर से वेटिंग चल रहा था कि आखिर ये कूलम्ब्स लॉ है क्या। सो अब हम लोग, ये सब बैकग्राउंड था, कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करने के पहले हमारा ये सारा कुछ बैकग्राउंड था, इतना बेसिक नॉलेज चार्ज के बारे में होना चाहिए, है ना। सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक विच इज कूलम्ब्स लॉ, और इसको समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, कूलम्ब्स लॉ और इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो पहले हम इसका सिंपल डेफिनेशन देखेंगे। सो सिंपल डेफिनेशन इन्होंने क्या बोला, हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। सो लेट्स से द पॉइंट चार्ज इज Q1 and there is another charge, so Q2, and let's say the separation between these two charges is R. They are going to be separated by a distance R. सो कूलम्ब साहब ने क्या बोला, कूलम्ब साहब ने बोला कि यदि दो चार्ज r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो और चार्ज का वैल्यू हो Q1 और Q2, सो ये एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स का जो वैल्यू है, और द फोर्स इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू
that force is going to be proportional to the product of the charges. Means this is going to be proportional to Q1 into Q2. And this is also going to be proportional to the inverse of the square of the distance between these two charges. इन दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्स का प्रोपोर्शनल होता है. कहने का मतलब है 1/r स्क्वायर. सो इन दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, मतलब ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स का जो वैल्यू है दिस इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस Q1 एंड Q2, एंड इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस. यदि इन दोनों को हम क्लब करके एक साथ लिखें, सो द फोर्स इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by r स्क्वायर. और यदि हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो एक कांस्टेंट हमको यहाँ पे डालना होगा. F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर. दिस इज व्हाट इज द formula. This is given by coulombs. So the force between two charges is going to be given by F is equal to K Q1 Q2 by r square. और कूलम्ब साहब ने बतलाया कि ये जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K है इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और ये सारा एक्सपेरिमेंट कहाँ पे हो रहा है? वैक्यूम में हो रहा है. हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं इसको? सब कुछ हम लोग वैक्यूम में देख रहे हैं. तो ये सारा एक्सपेरिमेंट जो है हमारा वैक्यूम में हो रहा है. अब यहाँ पे F इजिकल टू, और यहाँ पे केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, है ना. सो एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें कि मेरे पास दो चार्जेस हैं सपोज, सो मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूला को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कितना सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. और इस डिस्कशन को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और इसमें प्रॉब्लम्स हम लोग और आगे भी देखेंगे. अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और जो हमारे IIT मेंस में या IIT एडवांस में या नीट और एम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो अभी यहाँ पे हम लोग केवल इस पे एक प्रॉब्लम करके देखते हैं कि आखिर ये फार्मूला को हम लोग यूज कैसे करेंगे. सो एक सवाल लेते हैं कि वी हैव टू चार्जेस which are going to be kept at point A and B and whose values are let's say 2 coulomb and 3 coulomb. These are positive and they are going to be separated by a distance of 3 centimeter. 3 centimeter. यहाँ पे एक और चीज आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, इसका वैल्यू, the value of this K is going to be 9 into 10 to the power 9. यूनिट क्या हो जाएगा इसका? तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. सब यहाँ से पूछा जाएगा कि यहाँ पे एक चार्ज हमने रखा जिसका वैल्यू है +2 कूलम्ब, यहाँ पे एक चार्ज रखा +3 कूलम्ब और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय दिस द चार्ज A ऑन B और B ऑन A. सो कैसे निकालेंगे हम लोग? सो यहाँ पे लिखेंगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर. एक चीज को ध्यान में रखिएगा, कभी भी इस फॉर्मूला में जो भी हम लोग वैल्यूज रखेंगे वो हमेशा और हमेशा सारे वैल्यूज SI यूनिट में रखेंगे, है ना. सो कभी भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. सो यहाँ पे वैल्यूज जो है वो आपके CGS में भी दिए जा सकते हैं और SI में भी, या हो सकता है कि कुछ वैल्यूज आपके SI में दिए हों और कुछ वैल्यूज आपके CGS में दिए हों. तो सारे वैल्यूज को सबसे पहला टास्क होता है आपको उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना. सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे. सो K का वैल्यू हमको SI यूनिट में पता है, दिस इज गोइंग टू बी 9 into 10 to the power 9 into Q1. ये भी हमारा SI यूनिट है. सो 2 into यहाँ पे 3 कूलम्ब है डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. अब r यहाँ पे मेरे को 3 सेंटीमीटर दिया है, ये SI यूनिट नहीं है, ये हमारा क्या है? सो 3 सेंटीमीटर को हमको किस में चेंज करना होगा? मीटर में. तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? 3 into 10 to the power -2 होल स्क्वायर. यदि हम यहाँ पे देखें सो 9 into 3 2 6 into 10 to the power 9 डिवाइडेड बाई 9 into 10 to the power
minus 4. So this is going to be 6 into 10 to the power 13 Newton. So it's going to be a very huge force. So this is what is the value of this force. So यहाँ पे हमने कूलम्स लॉ थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है. So इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी, इसमें कुछ खासियत भी है और ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आपको खासा ध्यान में रखना है. So यहाँ पे मैं कुछ नोट पॉइंट लेके चलूँगा कि इस फार्मूला को आप कब यूज़ कर सकते हो और कब नहीं यूज़ कर सकते हो. तो इसमें जो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, सो आप नोट में लिख सकते हो या आप ऐसे इसको लिख सकते हो. रिगार्डिंग कूलम्स लॉ इट इज वर्थ टू नोट दैट. पॉइंट नंबर 1. सो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे. सो पॉइंट नंबर 1 होगा, इट इज ओनली एप्लीकेबल, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही इसका जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखें. इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस. चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए? पॉइंट चार्ज. डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज नहीं होना चाहिए. आगे हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्या है. अभी मैं कहीं भी देखो, सब देखो कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट से डिनोट किया है चार्ज को, यहाँ पे भी हमने चार्ज को एक पॉइंट से डिनोट किया है. सो दिस फार्मूला और कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस. यहाँ पे इस बात को आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है कि इसको हम लोग कभी भी जो यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, हम लोग पॉइंट चार्जेस के लिए यूज़ करेंगे. अगला पॉइंट लिखते हैं इसमें. सो हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टीज बैक में थोड़ा जाते हैं और प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा रिकवर करते हैं. सो हमारे पास एक प्रॉपर्टी था जिसमें हम लोगों ने बोला था कि लाइक चार्जेस और रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सो पॉइंट नंबर 2 को हम लिखने से पहले थोड़ा सा कुछ ऐसे डिस्कशन करते हैं. ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज. सो लेट्स से प्लस Q1 एंड दिस इज प्लस Q2. सो हम अपने कॉन्सेप्ट को लगाते हैं और जो हमारा प्रॉपर्टीज है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ठीक है भैया, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है. सो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा. सो अब एक सवाल जो उठेगा कि इसका जो रिपल्सन का डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में. यदि ये इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में, इधर में, इधर में, इधर में, किधर भैया किधर, ये जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा. सो किधर करेगा? सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज. ये काफी इंपॉर्टेंट है. या इसको दूसरे में बोलें कि ये जो चार्ज है जो इस पे लगाएगा तो इसको रिपेल करेगा. अब रिपेल करेगा तो ये किधर जाएगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स. सो उसको निकालने के लिए कूलम साहब ने क्या बोला था कि ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, जो भी दो चार्ज हैं उन दोनों को आप पहले एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से मिला दो. इन दोनों चार्ज को आप स्ट्रेट लाइन से मिला दो. अब क्या होगा कि अब जो रिपल्सिव फोर्स होगा, अब देखते हैं कि ये जो चार्ज है इस पे जो फोर्स लगाएगा, अब किधर लगाएगा, अब मेरे लिए बोलना आसान हो जाएगा. सो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू गिवन चार्जेस. मतलब वो जो रिपल्सिव फोर्स होगा या अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा. सो उसका डायरेक्शन हमेशा दो चार्ज जो रखे हुए हैं उसका जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी के अलोंग होगा. सो अब चूंकि यहाँ पे दोनों लाइक चार्जेस हैं तो ये रिपेल करेगा. सो इसी लाइन के अलोंग में होगा. सो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रिपल्सिव फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, सो दिस इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिपल्सिव फोर्स. ऐसे ही अब इसमें बात करें कि इसने इस पे कितना लगा तो ये भी इसको रिपेल करेगा इन द सेम डायरेक्शन. और उन्होंने क्या बोला कि ये दो फोर्सेस जो होंगे, चाहे आप इसकी बात करो या आप इसकी बात करो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा. एंड दिस विच इज गिवन बाय k टाइम्स Q1 Q2 बाय R. इसका जो भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना. और तीसरा इसमें पॉइंट क्या हम लोग नोट करेंगे, तीसरा पॉइंट हम लोग नोट करेंगे कि ये दोनों फोर्स जो है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे.
एक यदि हम देखें तो यहाँ पे लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है और यहाँ पे ये लेफ्ट से और राइट की तरफ, मतलब ये टुवर्ड्स ईस्ट है और ये टुवर्ड्स वेस्ट है। सो दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट यूज करना चाहूँगा और इनफैक्ट रिवीजन करना चाहेंगे। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम लोग क्या बात करते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में यदि कोई फोर्सेस लग रहे हैं सो फोर्स कैसे होंगे, इक्वल भी होंगे और अपोजिट भी होंगे। सो यहाँ पे भी जो दो चार्जेस हैं इन दोनों के बीच जो फोर्स हैं वो दोनों फोर्स इक्वल भी हैं और दोनों हमारा अपोजिट भी है। क्लियर है? और इनका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसा होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू गिवन चार्जेस। सो ये था प्रॉपर्टी नंबर हमारा 2, मतलब हमारा जो कूलम्ब्स लॉ है इसमें हम लोग को ये चीज ध्यान में रखना है। तीसरा क्या है? सो तीसरा में हम लोग बोलेंगे कि ये जो फोर्स है हमारा ये कैसा फोर्स है, जो कोलंबियन फोर्स हम लोगों ने लिखा है F = K Q1 Q2 / R², ये कैसा फोर्स है? सो ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। सो व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? सो क्लास 11th में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। सो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि यदि हम किसी क्लोज्ड पाथ पे मूव करें तो उस फोर्स के कारण जो टोटल वर्क डन होता है वो टोटल वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। यदि ऐसा हो जाए तो उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे कि दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। सो कुछ ऐसा ही काम हमारा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ भी होता है। सो दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगला जो है हमारा, सो नेक्स्ट क्लास में कि आज हम लोग यहीं पे अपने क्लास को खत्म करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ पे टॉपिक लिखता हूँ जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं ऐसे ही वर्बली आपको बताता हूँ। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके वेक्टर फॉर्म को देखेंगे, है ना, कि आपका जो कूलम्ब्स लॉ है इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। और अभी हमने क्या बात किया था कि यहाँ पे दो चार्ज के बीच में हमने क्या रखा है, वैक्यूम है। सो वैक्यूम में ये दो चार्ज रखे हुए हैं। अब यहाँ पे मैं इसकी जगह पे किसी मटेरियल में रख दूँ, ये दो चार्ज को मैं किसी मीडियम में रख दूँ, तो इन दोनों के बीच में जो है वो फोर्सेस क्या होंगे, और इस मीडियम को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, है ना, थोड़ा सा इसके साइज शेप वगैरह थोड़ा सा मैं इसका फिलिंग चेंज करूँगा। और उसके बाद देखेंगे कि नए नए फॉर्मूले हमारे यहाँ पे कैसे बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके।